हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पहले बहुत से एग्ज़ाम में आ चुके हैं और फिर आगे आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितने भी हैं, चाहे एसएससी है, चाहे रेलवेज़, चाहे और भी जितने एग्ज़ाम हैं, सभी में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बाय एक हम डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, हु बिल्ट द सांची स्तूप। जो सांची का स्तूप है वो किसने बिल्ड किया था? तो बनाया था अशोका ने। सांची स्तूप है कहाँ? तो वो है मध्य प्रदेश में, एमपी में। ये आप यहाँ सांची स्तूप की पिक्चर देख सकते हैं। अगर अशोक की बात करें, अशोक के बारे में एक क्वेश्चन बहुत से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है कलिंग की वार। वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 261 BC में, 261 BC में। और एक बात पूछी जाती है अशोक के बारे में, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो वो मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और मौर्य डायनेस्टी की नींव किसने रखी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी। और आगे चलते हैं, हिमालय बिलोंग टू विच क्लास ऑफ माउंटेन। माउंटेन्स की बहुत सी क्लास होती हैं, हम आज देखेंगे कौन कौन सी होती है। ये सभी माउंटेन्स की क्लास ही है। अगर हिमालयस की बात करें तो वो फोल्ड माउंटेन का टाइप है। फोल्ड माउंटेन बेसिकली क्या होता है, जैसे ये माउंटेन है और किसी सरफेस से टकराकर ऊपर उठ जाती है, फोल्ड हो जाती है इस तरह से, वो फोल्ड माउंटेन होती है। हिमालयस्ट माउंटेन का टाइप है हिमालयस और एल्प्स पहाड़ियाँ, ये सभी इनके टाइप है। और ब्लॉक माउंटेन की बात करें, ब्लॉक माउंटेन जैसे हमारे साउथ में इंडिया के पेनिसुला रीजन में जो विंध्यास एंड सतपुरा रेंज है माउंटेन्स की, वो इसी ब्लॉक के टाइप है, ब्लॉक माउंटेन्स का। और ब्लॉक माउंटेन्स की एक खासियत होती है, वो रिफ्ट वैली बनाते हैं। रिफ्ट वैली क्या होती है, जैसे ये दो माउंटेन हैं तो जहाँ बीच में एक खाई होगी और ये खाई को रिफ्ट बोला जाता है। अगर एसएससी और रेलवेज की पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो उनमें से एक बहुत से एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, नर्मदा नदी के बारे में पूछा जा चुका है कि कौन सी नदी ऐसी है जो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। तो वो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो विंध्यास एंड सतपुरा माउंटेन से होकर गुजरती है। अगर नेक्स्ट देखें तो वोल्केनिक माउंटेन होती है और उसके बाद रेजिडुअल माउंटेन होती है। रेजिडुअल माउंटेन की एग्जांपल है अरावली माउंटेन जो राजस्थान में है एंड नीलगिरी माउंटेन जो साउथ इंडिया में है। ये दोनों रेजिडुअल माउंटेन के टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का, आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो है माउंटबेटन, वो है माउंटबेटन। अगर राजा गोपालाचारी की बात करें तो वो सेकंड एंड आखिरी गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट भारत के, आज़ाद भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे और पहले भारतीय थे। कभी कभार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता कि आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो वो माउंटबेटन। अगर पूछा जाए पहले भारतीय कौन है तो वो है राजा गोपालाचार्य। अगर कैनिंग की बात करें तो वो लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो वो वाइसरॉय हैं। इंडिपेंडेंट नहीं, जब भारत गुलाम था, ब्रिटिश का गुलाम था, तब 1858 में ये वाइसरॉय बने थे। अगर विलियम बेंटिक की बात करें तो वो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के और इन्होंने सती प्रथा अबॉलिश की थी। कब की थी? 1829 को। आगे देखते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में। अगर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो वो राजगिरा में हुई थी, सेकंड वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में जिसे हम आजकल पटना के नाम से जानते हैं, और चौथी हुई थी कश्मीर में। अगर पहली की बात करें तो वो तब राजा थे अजातशत्रु। अजातशत्रु तो हुई कब थी? जब बुद्ध की डेथ हुई थी। कब हुई थी बुद्ध की डेथ? तो वो 483 BC में। अगर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो वो हुई थी 100 साल बाद 383
BC में। अगर फोर्थ की बात करें तो वो ये हुई थी, अशोक ने करवाई थी। अशोक उस समय राजा थे मौर्य वंश के, और ये हुई थी 250 BC में, 250 BC में। अगर थर्ड और फोर्थ की बात करें तो वो कनिष्क थे इस समय राजा, और ये 1908 AD में हुई थी। अगर वैशाली की बात करें, जब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है तब काला अशोक थे राजा। नेक्स्ट देखते हैं मैरीना ट्रेंच के बारे में। ये कहाँ है? तो ये मैरीना ट्रेंच अर्थ प्लैनेट की सबसे डीपेस्ट पॉइंट है जो पाई जाती है पैसिफिक ओशन में। इसकी ये लगभग 11 किलोमीटर गहरी है, 11 किलोमीटर गहरी है, 11,022 मीटर ये गहरी है। अगर इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है जावा ट्रेंच। अगर आर्टिक ओशन की बात करें तो वो आर्टिक ओशन का है यूरेशियन ट्रेंच। अगर अटलांटिक की बात करें, अटलांटिक ओशन की, तो वो प्रीटोरियो है, सॉरी। आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए हैं। तो फंडामेंटल राइट लिए हैं USA से। इस समय फंडामेंटल राइट कितने हैं इंडिया के संविधान में? तो 6 फंडामेंटल राइट हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट ली है और ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविज़न ली है। अगर आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से हमने DPSP बोरो किए हैं। अगर रशिया की बात करें तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड 5 ईयर प्लान हमने इनसे बोरो किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन लाई ओनली अगेंस्ट अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। इनमें से कौन सी रिट ऐसी है जो एक पब्लिक ऑफिस जिन्होंने होल्ड किया है उनके खिलाफ जारी की जा सकती है, अगेंस्ट जारी की जा सकती है? तो वो है मैंडामस में बेसिकली होता क्या है मैंडामस में? तो मैंडामस में होता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनके अगेंस्ट मैंडामस जारी कर सकती है। इसमें मैंडामस का बेसिकली लिटरली मीनिंग है कमांड। मीन्स हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कमांड दे रही है उस पर्सन को जो अच्छे से काम नहीं कर रहा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पब्लिक ऑफिस हेल्ड किया है उसने और वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उनके अगेंस्ट ये जारी की जाती है। अगर हैबेस कार्पस की बात करें तो हैबेस कार्पस किसी भी प्राइवेट फर्म और पब्लिक ऑफिस किसी के खिलाफ भी जारी की जा सकती है, चाहे वो किसी भी पोस्ट इंडिविजुअल और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है, चाहे कोई भी है, सभी के खिलाफ ये एक ऐसी रिट है जो सभी के खिलाफ जारी की जा सकती है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी इलीगल तरीके से आपको अरेस्ट कर ले तो उनके खिलाफ ये जारी की जा सकती है। अगर मैंडामस की बात करें तो ये 2 पर्सन के खिलाफ अगेंस्ट जारी नहीं की जा सकती। पहला है इंडिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ एंड दूसरा है किसी भी स्टेट के गवर्नर के खिलाफ मैंडामस जारी नहीं की जा सकती। अगर प्रोहिबिशन एंड सर्श्योरिटी की बात करें तो प्रोहिबिशन होता है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर देगा कि जो कोई केस आप अपनी जो केस पे आप फैसला सुना रहे हो वो आपकी जुरिडिक्शन में नहीं आता, इससे आप वापस ले लो। अगर सर्श्योरी की बात करें तो वो उनके डिसीजन को ओवरटेक करके अपने पास केस लेकर दोबारा से उस केस की सुनवाई करती है और दोबारा हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को ओवरटेक करके अपना निर्णय सुनाती है। मीन्स सर्श्योरी एंड प्रोहिबिशन समवट सेम है, लेकिन प्रोहिबिशन में वो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर देती हैं कि आपकी जुरिडिक्शन से ये बाहर है, आप जहां मत जाइए। अगर सर्श्योरी की बात करें तो उनके डिसीजन को ओवरटेक करके अपना डिसीजन नया सुनाती है। और इन्हीं के साथ एक और रिट होती है क्यू वरंटो। ये बेसिक क्यू वरंटो होती है, अगर कोई भी इलीगल तरीके से किसी ने
ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस में बैठा है, पब्लिक ऑफिस में बैठा है इलीगल तरीके से, तो आप उसके खिलाफ जे ऑफिस हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आप ये रिट जारी करवा सकते हो कि जे बंदा जहाँ कैसे बैठा है, किस वजह से बैठा है, इनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी ये गवर्नमेंट ऑफिस में पब्लिक ऑफिस में बैठा है, तो ये हमारे संविधान में 5 रिट हैं और ये रिट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी करती हैं। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो फेवरेट है एग्जामिनर का। आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग अबॉलिश द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल। ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम अबॉलिश किसने किया था, तो वार्न हेस्टिंग ने किया था। और शुरू किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगर ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें एक जो इंडिया की तरफ से होता था वो नवाब होता था बंगाल का। अगर इंग्लैंड की जो कंपनी की तरफ से बोलें तो वो होता था गवर्नर। गवर्नर रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा करता था और सारी जिम्मेवारी कोई भी होती थी काम की तो वो होती थी नवाब के पास। ये था ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम। अगर कॉर्नवालिस की बात करें तो ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेकर आए थे और इनको लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। अगर कैनिंग की बात करें तो ये फर्स्ट वाइसरॉय थे इंडिया के। द 3 टायर्स पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज प्रपोज्ड बाय। अगर पंचायती राज सिस्टम किस कमेटी के बिहाफ पे इंडिया में लागू किया तो वो है बलवंत राज मेहता कमेटी, जो 1957 में बनी थी। अगर पंचायती राज की बात करें तो ये लागू कब हुआ इंडिया में, तो 1959 में लागू हुआ इंडिया में। इसमें बेसिकली होता क्या है, 3 टायर में काम होता है। अगर विलेज लेवल की बात करें, विलेज लेवल पे होती है ग्राम पंचायत। अगर ब्लॉक लेवल पे बात करें तो होती है पंचायत समिति, ये होती है ब्लॉक लेवल पे, ये ब्लॉक लेवल पे होती है। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो जिला परिषद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। ये 3 टायर सिस्टम है जो इंडिया में लागू किया गया है। और सबसे पहली स्टेट कौन सी है जिसमें ये लागू किया गया था, तो राजस्थान सबसे पहली स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ। ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में और ये बनी थी 1885 में। और बनाई किसने थी, तो A.O. ह्यूम ने बनाई थी। और इनके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे W.C. बनर्जी पहले प्रेसिडेंट थे। अगर पहले सेशन की बात करें तो कहाँ हुआ था, तो मुंबई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था पहला सेशन, और हुआ था जिस साल ये बनी थी उस समय। और लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल थे इंडिया के तब। अगर लॉर्ड रिपन की बात करें तो इसे और फादर ऑफ लोकल, इसको रिपन की बात करें तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर बोला जाता है। इसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर रिपन को बोला जाता है। बेगम हजरत महल लेड द 1857 रिवोल्ट फ्रॉम। बेगम हजरत महल ने कहाँ से लीड किया था 1857 का रिवोल्ट, तो इन्होंने किया था लखनऊ से। 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। अगर कानपुर से बात करें तो कानपुर से लीड किया था तांतिया टोपे एंड नाना साहेब एंड तांतिया टोपे ने किया था लीड। अगर दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली लीड कर रहे थे, लियाकत अली। और झांसी से तो आप सभी जानते ही हैं, रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी। आगे देखते हैं आर्य समाज किसने फाउंड किया था, तो आर्य समाज किया था फाउंड
दयानंद सरस्वती ने। अगर राजा राममोहन राय की बात करें तो इन्होंने ब्रह्मो समाज किया था, ब्रह्मो समाज। अगर स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन शुरू किया था। अगर स्वामी दयानंद की बात करें तो इनका एक स्लोगन बहुत फेमस है, बैक टू वेदास, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया वॉज, भारत की पहली मुस्लिम रूलर कौन थी? तो वो है रजिया सुल्तान, जो 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत की क्वीन रह चुकी है। तो ये स्लेव डायनेस्टी की क्वीन थी और रूलर थी इंडिया की उस समय की। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश चाहते थे कि रजिया सुल्तान उनकी गद्दी संभाले, लेकिन उनकी पत्नी, उन्होंने रुकनुद्दीन को राजा बना दिया था और उसके बाद रजिया सुल्तान ने उनको मारकर 1236 में खुद गद्दी पे बैठ गई थी और 1240 में इसे फिर उतार दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आर्टिकल्स डील विद एमरजेंसी प्रोविज़न, एमरजेंसी के लिए प्रोविज़न में ये हैं सभी 352, 356 एंड 360 आर्टिकल एमरजेंसी से डील करते हैं। और ये कौन से पार्ट में है? तो 18 पार्ट है, ये 18 पार्ट है भारत के संविधान का, जिसमें ये है। अगर 500 और 352 की बात करें तो ये है नेशनल एमरजेंसी। अगर 356 की बात करें तो किसी भी स्टेट में कोई कभी भी एमरजेंसी लगती है तो वो 356 आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगती है और इसे प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है, प्रेसिडेंट रूल। और 360 की बात करें तो ये फाइनेंशियल एमरजेंसी है, जो अभी तक भारत में कभी भी इम्पोज नहीं की गई। अगर 356 आर्टिकल की बात करें जो कि है प्रेसिडेंट रूल, ये सभी स्टेट में लागू होता है प्रेसिडेंट रूल, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर रूल होता है। जम्मू एंड कश्मीर में J&K में गवर्नर रूल होता है और ये 6 माह तक गवर्नर रूल चलता है, उनके बाद प्रेसिडेंट रूल होता है। अगर 32 नंबर आर्टिकल की बात करें तो ये फंडामेंटल राइट है, जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसके तहत अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, भंग होता है, तो 32 नंबर आर्टिकल के मुताबिक हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर 226 की बात करें तो इसके तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। अगर नेक्स्ट देखते हैं लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया। सबसे पहले देखते हैं पेनिसुलर क्या होता है। कोई भी लैंड मास जो तीन तरफ से पानी से घिरा है, जैसे हमारा भारत का साउथ रीजन जो जहाँ से तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसे पेनिसुलर बोलते हैं। और अब क्वेश्चन पे आते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया। पेनिसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है तो वो है गोदावरी, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में गोदावरी रिवर को, ये सबसे लंबी है। ये देखिए, ये सबसे लंबी रिवर है। और गोदावरी को दक्षिण गंगोत्री भी बोला जाता है, दक्षिण गंगोत्री, और वृद्ध गंगा भी इससे बोला जाता है, वृद्ध गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा। अगर नर्मदा की बात करें, नर्मदा एंड तापी की बात करें तो ये दो बहुत बड़ी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी में तो बहुत बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। कभी कभार एग्ज़ाम में नॉर्थ से साउथ की तरफ सीक्वेंस पूछ लेते हैं, तो सबसे ऊपर आती है महानदी, फिर आती है गोदावरी, फिर कृष्णा एंड देन कावेरी। ये सभी रिवर्स आती हैं। ये ऑर्डर आप अच्छे से याद कर लिए, नॉर्थ से साउथ की तरफ से। और ये बहुत से एग्ज़ाम में ये सीक्वेंस ऐसे ही पूछ लिया जाता है, कभी कभार साउथ से नॉर्थ और कभी कभार नॉर्थ से साउथ की तरफ से पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं, विच ऑफ प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार किसे बोला जाता है, तो वो है वीनस। इसे अकेला इवनिंग स्टार नहीं, इसे मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है।
और इससे ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। अब हमारे सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वीनस, और हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। मीन्स सबसे गर्म ग्रह कोई है तो वो हमारे सोलर सिस्टम में वीनस है। अगर मार्स की बात करें तो मार्स है रेड प्लैनेट क्या कहा जाता है इसे। यहाँ आप देख ही सकते हैं लाल रंग का दिखाई दे रहा है ये। और अगर यूरेनस की बात करें तो इससे ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है, ग्रीन प्लैनेट। अगर प्लूटो की बात करें तो ये प्लूटो अब ग्रह नहीं है। 2005 से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये डिसाइड किया था कि ये ड्वार्फ प्लैनेट है, इसे प्लैनेट में अब नहीं रखा जाता। अब हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह है, और सबसे जो सूर्य के करीब है तो वो है मरकरी। लेकिन मरकरी सूर्य से के करीब होता हुआ भी सबसे गर्म नहीं है, सबसे गर्म है वीनस। और वीनस सबसे गर्म क्यों है? क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होने के कारण ये हीट ऑब्जर्व कर लेती है। उसके साथ ये सबसे गर्म प्लैनेट बन चुका है हमारे सोलर सिस्टम का। और सबसे बड़े प्लैनेट की बात करें तो वो है जुपिटर। अगर ये सभी जो लास्ट के 4th हैं, इनके सभी के रिंग हैं, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट रिंग है जो वो है सैटर्न के, शनि ग्रह के। और दैट्स ऑल फॉर एंड नेक्स्ट द क्वेश्चन देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए कौन सा यंत्र यूज़ किया जाता है? तो वो है सिस्मोग्राफ। अगर अल्टीमीटर की बात करें तो इससे हाइट मेज़र की जाती है। एनीमोमीटर के साथ हम विंड स्पीड मेज़र करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर जो होता है वो मिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए, मिल्क की शुद्धता चेक करने के लिए होता है। अगर अर्थक्वेक की बात करें तो जहाँ वह पॉइंट जहाँ से ये शुरुआत होता है, इसकी शुरुआत होती है, उसे फोकस बोला जाता है। इस डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हैं। ये रेड कलर का जो है जहाँ से अर्थक्वेक शुरू हो रहा है तो इसे फोकस कहा गया है। और इसके ऊपर हॉरिजॉन्टली जो अर्थ सरफेस पे ये पॉइंट है, जो अर्थ सरफेस पे है, तो इसे एपिसेंटर बोला जाता है। ये भी एसएससी में और रेलवेज़ में और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत से बार पूछा जा चुका है, एपिसेंटर क्या है, फोकस क्या है। तो फोकस जो ज़मीन में होता है जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है, अर्थक्वेक की जहाँ से शुरुआत होती है वो है फोकस। एंड एपिसेंटर है जो ऊपर अर्थ सरफेस पे पॉइंट है फोकस के ऊपर हॉरिजॉन्टली, वो एपिसेंटर है। व्हाट हैपन टू एटमॉस्फेयर प्रेशर विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड? अगर आप ऊपर पहाड़ी एरियाज़ में जा रहे हैं, माउंटेन पे जा रहे हैं, तो क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ? तो वो है डिक्रीज़ होगा एल्टीट्यूड के साथ, हाइट के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? मान लो ये अर्थ सरफेस है और इस पॉइंट पे जितनी भी हमारे यहाँ एयर का मास है, वो सभी इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। ये सभी जगह पाया जाता है अर्थ सरफेस पे। अगर ऊपर बात करें हिलीज एरिया में तो ये कम होता जाता है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। क्यों होता जाता है? क्योंकि जो मतलब ऊपर हाइट के साथ गैसेस हैं जो उनकी डेंसिटी कम होती जाती है, तो अल्टीमेटली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो टर्म रोरिंग 40 इज रिलेटेड टू, जे रिलेटेड होती है वेस्टर्न लाइज के। तो वेस्टर्न लाइज होती क्या है सबसे पहले देखते हैं। तो ये होती है जो सब ट्रॉपिकल हायर प्रेशर से सब पोलर लोअर प्रेशर की तरफ इस तरह जो जाती हैं विंड, उसे वेस्टर्न लाइज बोला जाता है। ये ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होती हैं एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में भी यही होती हैं। लेकिन जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है वहाँ हमें मालूम है समुंदर है बहुत, और कोई कॉन्टिनेंट
नहीं है आसपास में, तो जहाँ इनकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। और 40 इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 40 डिग्री के आसपास होती हैं, जहाँ 40 डिग्री है लैटिट्यूड, और इसके आसपास जो भी वेस्टर्न लाइज होती हैं उन्हें रोरिंग 40 बोला जाता है। मीन्स ये बहुत ही भयानक होती हैं, जहाँ पे अगर कोई भी वस्तु, कोई भी शिप जहाँ पे आती है, इसके सामने आती है, तो वो तबाह हो सकती है और डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ट्रेड विंड की बात करें तो ट्रेड विंड होती हैं जो सब ट्रॉपिकल हायर प्रेशर से इक्वेटोरियल लोअर प्रेशर की तरफ, ये यहाँ से देखिए ये है सब ट्रॉपिकल हायर प्रेशर वाली जगह और ये है इक्वेटर लोअर प्रेशर। ये हमेशा इस तरफ ही जाएंगी और साउदर्न हेमिस्फीयर से ऊपर की तरफ जाएंगी। ये इनका रूट हमेशा ऊपर की तरफ होगा, मींस इक्वेटर की तरफ होगा। ये होती हैं ट्रेड विंड जो 30 से 30 डिग्री के बीच में होती हैं, 30 नॉर्थ से 30 साउथ की तरफ। अगर ट्रेड विंड की बात करें पोलर विंड की बात करें तो वो पोलर विंड होती है सब पोलर हाई प्रेशर से पोलर हाई प्रेशर से सब पोलर लोअर प्रेशर की तरफ। ये देखिए यहाँ पे, और इसे ईस्टरलाइज बोला जाता है, पोलर विंड को ही ईस्टरलाइज बोला जाता है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज, दो समुद्र को, दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़ने वाली छोटी सी पासेज, जैसे जहाँ पे देख सकते हैं जहाँ हमारे मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ अटलांटिक ओशन है। ये छोटा सा जो नैरो पासेज है, ये जहाँ कर्सर घूम रहा है, जब ये रेड कलर में आप देख सकते हैं, ये छोटा सा नैरो पासेज है जो दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ रहा है, ज्वाइंट कर रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं स्ट्रेट, जो मेडिटेरेनियन एंड अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करता है, जोड़ता है। तो वो है जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट है जो सबसे बिजिएस्ट स्ट्रेट है, बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर इसी के साथ मिलता जुलता एक टर्म है जिसके साथ कैंडिडेट हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, वो है इस्थमस। इस्थमस होता है जो नैरो पैसेज, जो बहुत बड़े लैंड मासेज को, जैसे यहाँ देख सकते हैं, अगर ये यहाँ नैरो पैसेज होता और जहाँ से पानी ना होता और ये सीधा नैरो पैसेज इन दो बड़ी लैंड मासेज को जोड़ता, तो इसे इस्थमस बोलते थे। इस्थमस बहुत ही बड़ी लैंड बॉडीज़ को जोड़ता है। अगर स्टेट की बात करें, इंडिया और श्रीलंका में जो स्टेट है जो इंडिया एंड श्रीलंका को डिवाइड करती है, वो है पाक स्टेट, PALK, पाक स्टेट, जो इंडिया एंड श्रीलंका को अलग करती है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करते हैं ये आपको अच्छी लगी हुई। अगर अच्छी लगी है ये वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हैव अ नाइस डे।